शुरुआत करते हैं। कर्तृवाच्य में कर्म के साथ आने वाली विभक्ति है। जल्दी से फटाक से कमेंट कर दीजिए कि कर्तृवाच्य में कर्म के साथ कौन सी विभक्ति आती है। तो कहा है कर्मणि द्वितीया, मतलब कर्म के साथ द्वितीय विभक्ति आती है। सूत्र क्या है? कर्मणि द्वितीया, मतलब कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को पढ़ा होगा। अगला देखें, कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ लगने वाली विभक्ति। कर्तृवाच्य है, 3 प्रकार के वाच्य संस्कृत में होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन सबको आपको विस्तार से पढ़ना हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उस पर पढ़ सकते हैं। और जो हम इसके माध्यम से आपको बताते हैं, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, सर्च करना है टॉप 50 स्टडी, और आपको ये PDF भी मिलेंगी और भी आपको नोट्स मिलेंगे और वीडियोस की लिंक भी मिलेंगी। सारी जानकारी आपको वहीं मिलेगी। वहाँ पर क्विज भी होगा जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छा। तो आप अभी टेलीग्राम चैनल को इसके बाद देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन भी लिंक दे रहा है टॉप 50 स्टडी, और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। तो कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ, तो आपको बता दें कि कर्ता में होती है प्रथमा विभक्ति। ठीक है, अब फटाफट लेते हैं। पठामी इस क्रिया से संकेतित है। पठामी क्रिया से क्या संकेतित है? तो आपको बता दें कि पठामी क्रिया से जो संकेतित है वह कौन है? कर्ता। कौन है? कर्ता है पठामी क्रिया से संकेतित। पठामी मतलब मैं पढ़ता हूं। ठीक है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में किसकी बात आती? कर्ता की, मैं, हम दोनों, हम सब। तो पठामी, पठावा, पठामा, उत्तम पुरुष का एक वचन बनता है पठामी। तो उसमें किससे संबंधित है? कर्ता से, कर्ता ने। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में होता है। कर्मवाच्य के साथ प्रयुक्त धातु है। कर्मवाच्य के साथ कौन सी धातु लगती है? जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर उससे पहले आपको बता दें कि संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण की संपूर्ण तैयारी यदि आप अपनी परफेक्ट करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं टेस्ट सीरीज, जिसमें 2500 से अधिक प्रश्न हैं और केवल 129 रुपये में है। टेस्ट सीरीज आपको विशेष ऑफर के तहत अभी मिल रही है। तो देरी ना करें, तुरंत टॉप 50 स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वीडियो के लिंक दे दी है ऐप डाउनलोड करने की। और संस्कृत साहित्य हो, व्याकरण हो, काव्यशास्त्र हो, गद्य पद्य हो, सारी तैयारी आपकी इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो जाएगी। केवल 129 रुपये में आपको 2500 प्लस प्रश्न मिल रहे हैं। जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। अब आपको टेस्ट सीरीज यदि लेना हो तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और आवश्यकता नहीं समझ में आता है तो फिर आप कॉल करें, वरना व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करें। और डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं ऐप में जाकर के चैट ऑप्शन पर। ऐप में आप स्टोर पर जाकर के टेस्ट सीरीज ले लेते हैं और कोई दिक्कत आती है तो चैट ऑप्शन में जाकर के आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो तुरंत आप जाकर के ऐप पर ये टेस्ट सीरीज लें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। वाच्य के साथ लगती है, आपको बता दें, परस्मैपदी धातु, और कर्मवाच्य के साथ लगती हैं आत्मनेपदी धातु। जैसे परस्मैपद की चलती है पठती, पठता, पठंती, और आत्मनेपद की चलती है पठ्यते। ठीक है, ऐसे चलते हैं। आत्मनेपद के रूप अलग चलते हैं और परस्मैपद। उभयपदी कौन कहलाती हैं? जो धातुएं परस्मैपद में भी होती हैं और आत्मनेपद में भी होती हैं, वो उभयपदी कहलाती हैं। ठीक है, और विस्तार से हम आपको, आप हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, संस्कृत व्याकरण ट्रिक, उस पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आत्मनेपद में, कर्मवाच्य में आत्मनेपद में, और कर्तृवाच्य में परस्मैपद में, दोनों याद रखिएगा। कर्म में कर्ता के साथ लगने वाली विभक्ति, जो कर्म है तो कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति उसमें लगेगी? जल्दी से बता दें, फटाक से कमेंट कर दें दोस्तों, और लाइक तुरंत मार दें। वीडियो को लाइक ना किया हो तो तुरंत कर दें। कमेंट में आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर कमेंट में आप लिख दीजिए। वैसे ही आपके लिए क्वेश्चन ला रहे हैं पूरे परफेक्ट बिल्कुल। हाँ, तो जल्दी बता दें कि कर्म में कर्ता के साथ लगने वाली जो विभक्ति होती है तो तृतीया, क्योंकि सूत्र क्या है? कर्तृकर्णयोस् तृतीया। कर्तृकर्णयोस् तृतीया मतलब कर्म में जो कर्ता के साथ लगेगी उसको क्या बोलते हैं? तृतीया विभक्ति वहां पर होगी। कर्मवाच्य में कर्म के साथ लगने वाली विभक्ति महत्वपूर्ण है। कर्मवाच्य में कर्म के साथ कौन सी विभक्ति होगी? तो कर्मवाच्य में देखो, कर्ता के साथ कौन सी होती है? तृतीया, याद रखिएगा। कर्ता के साथ अपन ने कौन सी पढ़ी थी? तृतीया विभक्ति। लेकिन कर्मवाच्य में कर्म के साथ जो विभक्ति होती है वह प्रथमा होती है। ठीक है, कौन सी विभक्ति होती है?
प्रथमा विभक्ति होती है। मतलब कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी आती है? प्रथमा आती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्तृवाच्य में कर्ता की हो, भाववाच्य में ना कर्ता की होती ना कर्म की। अकर्मक क्रियाओं के साथ बनता है, जल्दी से बता दीजिए। अकर्मक क्रियाओं के साथ बनता है, तो आपको बता दें कि जो अकर्मक क्रियाएं हैं, अकर्मक मतलब जो कर्म से रहित जो क्रिया है, जैसे हमने कह दिया कि सा मतलब होता है वह, ठीक है। अब उसको बोल दिया अपन ने सा रोदसी, मतलब वह रोता है। अब इसमें कर्म है क्या? कोई नहीं है, सीधा है, सा रोदसी वह रोता है। तो ये क्या हो गया? अकर्मक क्रियाओं के साथ जो होता है भाववाच्य। ये वाक्य किसका है? भाववाच्य का। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, कर्म से रहित है। गोपी में प्रकृति प्रत्यय है। वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा बिल्कुल क्रम से आपको देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। पीडीएफ के लिए तो हमने बता ही दिया है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। गोपी में प्रकृति प्रत्यय, जल्दी से बता दीजिए। गोपी, तो आपको बता दें गोपी जो है वह स्त्रीलिंग का है, ठीक है। तो इसमें स्त्रीलिंग प्रत्यय ही दिए हैं। तो गोप में गीस प्रत्यय लगाने पर, कौन सा प्रत्यय? गीस प्रत्यय लगाने पर गोपी बनता है। गोपी कई बार पूछा भी गया है। अगला आ गया इंद्रणी, ठीक है, इंद्राणी होना चाहिए। मैं इंद्र शब्द में आने वाला प्रत्यय, इंद्र शब्द में कौन सा प्रत्यय आता है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो आपको बता दें इंद्राणी में इंद्र शब्द में जो प्रत्यय आता है वह गीस प्रत्यय लगाने से, इंद्र प्लस गीस, इससे मिलकर के वह बनता है, ठीक है। डी उत्तर ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, कमेंट में उत्तर जरूर देना है। कई लोग इसलिए नहीं बताते कि उन्हें लगता है गलत हो गया, तो अरे कोई बेइज्जती नहीं होती दोस्तों, ठीक है ना। अभी भली गलत होगा, लेकिन जो अभ्यास आपका हो जाएगा, एक बार जॉब मिल जाएगी ना, तो सब आपको सैल्यूट मारेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आज भली कुछ बोल रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि आपको एक अच्छी शिक्षक की जॉब दिलाना, उस लक्ष्य के लेकर के हम चल रहे हैं। बस आपको हमारा साथ देना है, हमसे जुड़े रहना है। कैसे जुड़ना है? चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ कई लोग बोलते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता, आप बेल आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे ऐसे संस्कृत के वीडियो अपलोड हों तो आपको मिल सकें, हमारी पीडीएफ इत्यादि नोट्स मिल सकें सारे। वस्त्र कीर्ति में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बता दीजिए। वस्त्र कीर्ति में प्रत्यय, तो आपको बता दें कि वस्त्र कीर्ति में जो प्रत्यय है वह कौन सा है? गीस प्रत्यय है। सब स्त्रीलिंग के प्रत्यय हैं। महत्वपूर्ण आ गया चंद्रमुखी में कौन सा प्रत्यय है? हमने बताया है कि हमारे जो ये पीडीएफ है ना, एक क्रम से इसमें ली गई प्रत्यय फिर उपसर्ग, जो मतलब संस्कृत व्याकरण का हम प्रारंभ से पढ़ रहे हैं, समझ लो। पिछले वीडियो ना देखे हो तो जरूर देख लेना। प्रारंभ से लेकर के हमें पूरी व्याकरण कवर करनी है, जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो चंद्रमुखी में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको बता दें चंद्रमुखी में गीस प्रत्यय, कई बार पूछा गया ये शब्द है। हाँ, हम जितने देर कुछ बात करते उतने में आपको फटाक से उत्तर बता देना है। इतो मनुष्य जाते में किस प्रत्यय का विधान है? इतो मनुष्य जाते में किस प्रत्यय का विधान है? तो इसमें भी गीस प्रत्यय का विधान है, ठीक है। गीस प्रत्यय से एक आध प्रश्न बन जाता है। स्त्रीलिंग का प्रमुख प्रत्यय है। छात्राभ्याम लेखौ लिख्येते, इस वाक्य में कर्ता कारक है। कर्ता कारक कौन है? क्या बोल रहे हैं? छात्राभ्याम मतलब छात्रों के द्वारा, ठीक है। लेखौ लिख्येते मतलब लेख लिखा जाता है, छात्रों के द्वारा लेख लिखा जाता है। अब देखो कर्ता कारक पूछ रहे हैं, तो इसमें जो कर्ता कारक है वह है, हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे, छात्राभ्याम। छात्र यहाँ पर कौन है? कर्ता हैं, जो क्या कर रहे हैं? लिखना रूपी क्रिया को कर रहे हैं। और कर्म क्या है? लेख, क्योंकि लेख को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर छात्र हो गए कर्ता कारक और लेख हो गया कर्म कारक, लिख्यते हो गया क्रिया, ठीक है। लिख्यते क्या हो गया? लिख्यते क्रिया, आत्मनेपद में हो गया। क्यों? क्योंकि भाववाच्य कर्मवाच्य का वाक्य है। इसका कर्तृवाच्य बनाना हो तो, ठीक है, फिर उसको वैसे बनेंगे कि छात्रा लेखम लिख्यति, ठीक है। छात्रा लेखम लिख्यति, लिख्यति नहीं, लिखति हो जाएगा, क्योंकि हम तो यहाँ आत्मनिपद में इसको बना दिया। तो छात्रा लेखम लिखति, इस प्रकार से हो जाएगा। कर्तृवाच्य में, एक कर्मवाच्य में दिया है, ठीक है। तो छात्राभ्याम यहाँ पर करता है। वेरी वेरी आईएमपी आ गया। आप
रामेण बाणेन हता रावणः। ठीक है, इस वाक्य में रामेण शब्द में किस कारक का बोधक है? रामेण में कौन सा कारक है? राम शब्द के रूप हमने ट्रक से पढ़ा है, शब्द रूप आप हमारी प्ले लिस्ट में देखना, शब्द रूप ट्रिक, तो बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। तो अब रामेण में कौन सा है, तो आपको बता दें कि रामेण में यहाँ पर है, रामेण मतलब राम के द्वारा, राम, बाणेण मतलब बाण के द्वारा, हता मतलब मारता है, रावणा मतलब रावण को। ठीक है, राम बाण के द्वारा रावण को मारता है, तो इसमें राम को क्या है? कर्ता है। राम कौन है? कर्ता है। ठीक है, बाण के द्वारा मार रहे हैं। ठीक है, तो बाणेन में क्या? तृतीया विभक्ति है, करण है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। अगला देख लें, शिराः सार्व स्वर्गतात पशुपति शिरस्ता क्षितिधरम। भर्तृहरि प्रणीत प्रस्तुत श्लोकांश का शिरस्ता पद किस कारक का बोधक है? इसमें जो शिरस्ता पद दिया है वह किस कारक का बोधक है? इसमें कौन सा कारक है? कारक आपने पढ़े होंगे संस्कृत के, तो अब जल्दी से बता दीजिए कौन सा कारक है। तो आपको बता दें, शिरस्तः क्षितिधरम मतलब शिरस्तः क्षितिधरम मतलब शिरा सारवा स्वर्गतात पशुपति। शिरस्तः, शिरस्ता बनता है पंचमी में, तो पंचमी में कौन सा होता है? अपादाने पंचमी। सूत्र क्या है? अपादाने पंचमी मतलब अपाद, पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है। ठीक है, याद रख लेना। अगला देखें, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे दोस्तों। सुदर्शनेन वासुदेवेन हता शिशुपालः। सुदर्शनेन वासुदेवेन हता शिशुपाला। ठीक है, हता मतलब मारना, शिशुपाला मतलब शिशुपाल को किसने मारा था भाई? वासुदेव के हाथ से ही तो उनका वो हुआ था। ठीक है, तो इस वाक्य में सुदर्शनेन इस पद में किस कारक का बोध होता है? जल्दी से बता दीजिए किस कारक का बोध हो रहा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर होता है तृतीया, यहाँ पर कारक लग गया, करण होना चाहिए, कई बार टाइपिंग में हो जाता है, तो करण कारक का यहाँ पर बोध हो रहा है, क्योंकि तृतीया विभक्ति, तृतीया में क्या आता है? करण कारक। मतलब सुदर्शन वासुदेव के द्वारा शिशुपाल का वध हुआ। एक शिशुपाल वध एक पुस्तक भी है, जिसके लेखक कौन है? महाकवि माघ हैं। कई बार पूछा जाता है शिशुपाल वध किसकी रचना है, तो महाकवि माघ की है, याद रख लीजिएगा, साथ में बता दिया। प्रणवः देवालये नेत्राभ्याम रामायणम पठति। ठीक है, प्रणव जो है वह देवालय में नेत्राभ्याम रामायण, नेत्रों से क्या पढ़ता है? रामायण पढ़ता है नेत्रों के द्वारा। तो अब इस वाक्य में कर्म कारक का बोध कराने वाला पद है। कर्म कारक का बोध कराने वाला कौन सा पद है? जल्दी से बता दे। तो आपको हमने बताया था कि कर्मणि द्वितीया। ठीक है, कर्म में द्वितीया होती है। अब द्वितीया इसमें किसमें है? तो और जिसको किया जाए वो कर्म है, तो यहाँ पर रामायण को पढ़ा जा रहा है, तो रामायण क्या हो गई? कर्म, तो रामायणम। ठीक है, जिसको किया जाए वो क्या होता है? कर्म, तो यहाँ रामायण को पढ़ा जा रहा है। ठीक है, नेत्राभ्याम रामायणम पठति मतलब रामायण को पढ़ता है। कर्म कारक का चिन्ह भी क्या है? कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक का चिन्ह भी को है, तो रामायणम में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब बस कर लेना आप, और वीडियो को लाइक कर देना बस। आगे का काम हम पूरा आपको बता देंगे कैसे होगी आपकी व्यवस्थित तैयारी। कस्याम महाराजा काशी नरेशः भिक्षुकेभ्यः धनम ददाति। ठीक है, यहाँ महाराजा जो काशी नरेश थे, उन्होंने भिक्षुक के लिए क्या किया? धन दिया। देने अर्थ में हमेशा हमने बताया था कि चतुर्थी विभक्ति आती, इसलिए यहाँ पे भिक्षुकेभ्यः हो गया, और एक भिक्षुक को नहीं दिया, भिक्षुकों को दिया, इसलिए बहुवचन है। ठीक है, तो धन दिया इस वाक्य में संप्रदान सूचक है। ठीक है, तो चतुर्थी संप्रदान होता है कि नहीं? ठीक है, चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान में, तो यहाँ पर जिसको दिया जाए उसमें आती है चतुर्थी। जिसको दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी आती है, तो किसको दे दिया जा रहा है? भिक्षुक को, तो भिक्षुकेभ्यः। जिसको धन दिया जाए उसमें चतुर्थी आएगी, तो भिक्षुकेभ्यः में क्या हो गई? चतुर्थी बहुवचन। ये संप्रदान सूचक पद है भिक्षुकेभ्यः। ठीक है, इस प्रकार से धन यहाँ पर क्या है? कर्म है, क्योंकि धन को दिया जा रहा है, वो क्या हो गया? कर्म हो गया। देना क्या हो गई? क्रिया कारक हो गया, और भिक्षुकेभ्यः संप्रदान कारक है। इस प्रकार से लगा लेना, कुछ भी पूछ ले आप पे बनना चाहिए,
एक प्रश्न भली पड़ रहा है, 3 प्रश्न कवर होना चाहिए। ऐसे हमें पूरे लगातार हमें इसको चर्चा करनी है, पूरी व्याकरण कंप्लीट करनी है दोस्तों। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पर PDF नोट्स वगैरह की जानकारी सारी मिलेगी, PDF नोट्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको चैनल के माध्यम से पढ़ाई होगी। बस अभी इतना। ब्राह्मणा सृष्टि अति प्राचीन भव्या च अस्ति। इस वाक्य में ब्राह्मण पद से किसका बोध हो रहा है? ब्राह्मणा पद से किसका बोध हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो ब्राह्मणा सृष्टि अति प्राचीन भव्या च अस्ति, मतलब जो ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है वह अति प्राचीन और भव्य है। इससे एक प्रकार से अति प्राचीन और भव्य संबंध का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? संबंध कारक का। ब्राह्मणा पद से, ब्रह्मणा होना चाहिए, ब्राह्मणा नहीं, ब्रह्मणा। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी। अधिकरण कारक के कितने भेद हैं, जल्दी बता दीजिए। आधारे अधिकरणम से अधिकरण होता है, तो अधिकरण कारक के यहाँ पर आपको बता दें कि 3 भेद हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं अधिकरण कारक के। अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? तो सप्तमी होती है। कई बार पूछ लेता है अधिकरण में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी होती है। भौतिके शरीरे आत्मा अस्ति में भौतिके शरीरे आत्मा अस्ति, इस वाक्य में अधिकरण कारक किस पद से प्रद्योतित होता है? मैं भौतिके शरीर, मतलब मेरे जो भौतिक शरीर में क्या आत्मा है, इसमें किस पद में प्रद्योतित हो रहा है आपको अधिकरण कारक? तो किसके में है, किसके शरीर में है, उसमें होगा भाई, क्योंकि वो आधार वो अधिकरण हमने बता दिए। तो आधार क्या है आत्मा का? मैं, मतलब मैं हूं, तो मैं क्या हो जाएगा यहाँ पर? अधिकरण कारक हो जाएगा। कारकों के संबंध में आधार किस कारक का बोध कराता है? अभी हाल हमने सूत्र बता दिया, अधिकरणम आधारम। किसका? अधिकरण कारक का बोध क्या कराता है? आधार। ठीक है ना, इस प्रकार से समझ लीजिएगा। कर्ता कारक का कारक के रूप में बोध कराने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है? कर्ता कारक में कारक का बोध कराने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो आपको बताया था हमने भाई, कर्तृकरणयोस् तृतीया। मतलब कर्ता कारक का कारक के रूप में यदि बोध कराना है तो कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति का विधान करने एकमात्र सूत्र है। एकमात्र सूत्र वो आपको बताना है दोस्तों। तो हम पहले ही आपको बता देते हैं कई बार तो उत्तर। देखो अब इतने बार बोल चुके हैं इसका उत्तर। हमने क्या बोला? कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र। अभी बोला था कि कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्तृकरणयोस् या यो विसर्ग लग जाता है संधि होकर तृतीया, इसका इसमें तृतीया और जोड़ दो जिससे आपको याद रखे, कर्तृकरणयो तृतीया। तो कर्ता कारक में तृतीया, कभी कर्ता में तो प्रथमा होती है, लेकिन कर्ता कारक में यदि तृतीया के बोध कराने की बात आ जाए, याद रखिएगा ये, तो यहाँ पर कर्तृकरणयो तृतीया से कर्ता कारक में तृतीय विभक्ति हो जाती है। इस बात को महत्वपूर्ण बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किसे बतलाने के लिए किया जाता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किसको बताने के लिए किया जाता है? तो आपको बता दें कि प्रथमा विभक्ति के लिए हमने सूत्र बताया था, इसी के पहले जो हमारी PDF थी जो हमने पढ़ाई थी उसमें से बिल्कुल छांट करके लाए हैं एक। तो हमने बताया था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। क्या बताया था? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। मतलब प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग में, परिमाण में और वचन में, इनमें क्या होती है? प्रथमा होती है। तो यहाँ प्रातिपदिक है क्या? नहीं है। प्रातिपदिका लिंग है क्या? नहीं है। परिमाण है क्या? हाँ परिमाण है। तो परिमाण को जो ऑप्शन में आ जाए, लिंग को बताती है, परिमाण को बताती है, वचन को बताने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा का। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, याद रखिएगा। अगला है संबोधन के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा संबोधन में हमेशा हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती? प्रथमा। जैसे आपने राम शब्द के रूप पढ़े तो शुरुआत किससे करते हैं? प्रथमा। रामः रामौ रामा। तो ऐसे ही जब संबोधन होगा ना तो अपन क्या बोलेंगे? हे रामः हे रामौ हे रामः। वैसे ही जो प्रथमा में बोला था बस हे लग गया। तो संबोधन में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? तो वह प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथम विभक्ति होती है। इसका
याद रखिएगा। आगे, पसंद आ रहे हो तो तुरंत लाइक करना, कमेंट ही बताना कि आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं, और ज़्यादा एक्सप्लेन करें कि इतना ठीक है। कुछ ज़्यादा डिटेल में भी घुसेंगे तो कई लोगों को कठिन लगने लगेगा। डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी क्लासें पढ़िए फिर व्यवस्थित रूप से, ठीक है ना। चलो, कर्ता का ईप्सित तमम कारक होता है। कर्ता का जो कर्ता है उसका ईप्सित तमम कारक क्या है, तो आपको बता दें कि कर्ता का जो ईप्सित तमम कारक होता है वह कहा है कर्तुरीप्सित तमम कर्मः। सूत्र क्या है, कर्तुरीप्सित तमम कर्मः, मतलब जो कर्ता के लिए ईप्सित है, कर्ता को जो चाहिए है एक प्रकार से, उसको अच्छा लग रहा है, उसके लिए ईप्सित है, वह क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। ठीक है, कर्ता को जो ईश्रित है वह क्या है, कर्म है। तो कर्तुरीप्सित तमम कर्मः से इसमें कर्म हो जाएगा। कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य, ठीक है, कर्तृवाच्य मतलब कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य मतलब कर्म की प्रधानता, और भाववाच्य ना कर्ता की ना कर्म की, अन्य की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता। ठीक है, तो ये तीन वाच्य हैं। अब क्या पूछ रहे हैं कि कर्मवाच्य में कर्म कारक में, कर्मवाच्य के कर्म कारक में किस विभक्ति का विधान है। तो कर्मवाच्य के कर्म में जो विभक्ति होती है वह कौन सी है, प्रथमा। ठीक है, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन कर्मवाच्य के यदि कर्ता में यहां पर पूछ लिया जाता तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। इस बात का आपको याद रखना है। तो ये उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। पीडीएफ के लिए क्या करना है, तुरंत वीडियो पूरा होने के बाद टेलीग्राम पर सर्च करना है टॉप 50 स्टडी। ठीक है, 5 तारीख से इसमें रेगुलर नोट्स आने वाले हैं, 5 फरवरी से। ठीक है, तो अभी शुरुआत कर रहे हैं हम चैनल की। अभी तक हम केवल इसी पर थे, अपने टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पर लेते थे, लेकिन बहुत सारे दोस्त मांग कर रहे हैं सर हमें नोट्स भी चाहिए है, साथ में कई बार वीडियो की लिंक नहीं मिल पाती तो वो भी चाहिए है, पुराने नोट्स भी चाहिए हैं, तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ पर। किस पर, टेलीग्राम चैनल टॉप 50 स्टडी पर। तो जाकर के तुरंत उसको ज्वाइन कर लें और उसमें जो अपडेट आती रहे उनको देखते रहें। कर्ता के कार्य की सिद्धि में सहायक अथवा सर्वाधिकरण उपकारक कारक कौन सा है। जल्दी से बता दें कि कर्ता में कार्य की सिद्धि में सहायक तो सर्वाधिकरण उपकारक कारक कौन सा है। तो आपको बता दें कि वह है करण कारक। कौन सा है, करण कारक। दोस्तों यदि दिल से बताना, यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं ना और अच्छा लग रहा है पढ़ना, तो बस एक काम करना कि अपने 3 व्हाट्सएप ग्रुप या 3 फेसबुक या 3 टेलीग्राम ग्रुप में इसकी लिंक को शेयर करना, अपने 3 मित्रों को और अपने इस चैनल से जोड़ना, टेलीग्राम से जोड़ना। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक टेलीग्राम लिख करके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप यहाँ क्लिक करेंगे साइड में तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुलेगी, तो वहाँ से जा करके जरूर देख लेना और तुरंत उसको ज्वाइन कर लेना, नहीं तो टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कर लेना। संबंध कारक को कारकों में परिगणित किया गया है या नहीं, संबंध कारक को कारकों में लिया गया है कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए। संस्कृत की बात कर रहे तो आपको बता दें कि संस्कृत में जो है ना, संबंध कारकों को कारकों में नहीं लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, संबंध को कारकों में नहीं गिना जाता है। ठीक है, इसलिए कारक की संख्या 6 है 7 की जगह। ठीक है, संबंध कारक को कारकों में नहीं लिया गया, इस बात को याद रखिएगा, कारकों में इसकी गणना नहीं की जाती है। करने से पहले आपको बता दें कि दोस्तों आप हमारा कोर्स यदि लेना चाहें, पूरी आप पढ़ाई ट्रिक के साथ करना चाहते हैं, पूरी संस्कृत की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक विशेष कोर्स हिंदी प्लस संस्कृत का संपूर्ण कोर्स, जिसमें पूरी आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी, पूरी संस्कृत पढ़ाई जाएगी, व्याकरण होगी, साथ में टेस्ट भी इसके साथ आपको फ्री मिलेंगे, लाइव क्लासें होंगी, रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, मॉडल टेस्ट पेपर होंगे, अभ्यास प्रश्न होंगे और पीडीएफ नोट्स भी आपको फ्री दिए जा रहे हैं। ये सब कुछ हमारे टॉप 50 स्टडी ऐप के माध्यम से आपके लिए कराया जा रहा है। विशेष ऑफर के तहत केवल 399 रुपये में आपको यह हमारा कोर्स दोनों भाषाओं का मिल जाएगा, हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, और इनकी संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी, साथ में टेस्ट और पीडीएफ नोट्स फ्री हैं। तो दोस्तों तुरंत आपको ऐप को डाउनलोड करना है। कोई भी जानकारी हो तो मैं पहले अपना नंबर आपको बता चुका हूं, बाकी आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो चैट ऑप्शन में जाकर के आप मेरे से डायरेक्ट कभी भी बात कर सकते हैं मैसेज करके। तो चलिए आप इस कोर्स को जरूर लीजिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। किस कारक को बतलाने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कमेंट बॉक्स खोलें तो आपको बताया था कि संप्रदाने चतुर्थी,
संप्रदान के लिए चतुर्थी। ऐसे हमने हर विभक्ति के लिए अलग अलग आपको बता दी थी कि आपको क्या लगा करके कैसे याद करना है। ठीक है, तो संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। इसका जो चिन्ह होता है के लिए, संप्रदान के लिए, ये सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं। हमारी जो प्ले लिस्ट है संस्कृत व्याकरण ट्रिक, उसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक, सारी चीज़ें ट्रिक के द्वारा संस्कृत की पढ़ाई गई, क्योंकि कई लोगों को कठिनाई होती है तो मैंने ट्रिक से पढ़ा दी। तो आप प्ले लिस्ट में जा करके जरूर देखिए और टॉप 50 स्टडी चैनल से जुड़ जाइए। अगला देखें, विश्लेष को सूचित करने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है? जल्दी से बता दें तो आपको बता दें कि विश्लेष को जो सूचित करती है कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। कुछ सरल क्वेश्चन है, कुछ कठिन है। इसी में आगे लिंग, वचन, कारक से संबंधित भी क्वेश्चन है, क्योंकि आज हमारा विभक्ति का चैप्टर खत्म हो रहा है। हमने बोला था ना कि संस्कृत व्याकरण को हम शुरू से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 1 से हमने शुरुआत की थी, आज 180 तक कंप्लीट हो जाने हैं। आप सोचो, आप इतनी अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। शेषत्व की विवक्षा में किस विभक्ति का विधान पाणिनि ने स्वीकार किया है? पाणिनि को स्वीकार है या स्वीकार किया है शेषत्व की विवक्षा में? तो जल्दी से बता दें तो इसका उत्तर हो जाएगा षष्ठी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था विश्लेष की अपेक्षा में पंचमी और शेषत्व की अवस्था में षष्ठी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, कर्तरी कर्मणो कृति इस सूत्र के द्वारा किस विभक्ति का विधान किया गया है? कर्तरी कर्मणो कृति सूत्र के द्वारा किस विभक्ति का विधान किया गया है? जल्दी से बता दें दोस्तों। हाँ, 4 ऑप्शन दिए हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर आपको बतलाना है। कई मित्र बहुत अच्छे उत्तर देते हैं, तो आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही, डी इसका उत्तर हो जाएगा, षष्ठी। आगे है, औपश्लेषिकार्थ को सूचित करने के लिए प्रयुक्त विभक्ति है। औपश्लेषिक जो अर्थ होते हैं, तो औपश्लेषिक अर्थ को सूचित करने के लिए जो विभक्ति होती है वह होती है सप्तमी। ठीक है, अब देखें, विधिमान्य कारकों की संख्या कितनी है? जल्दी से बता दें। विधिमान्य कारकों की संख्या, तो जो माने गए हैं, मतलब जिनको है, क्योंकि संबंध को कई बार कारक नहीं माना जाता है, तो विधिमान्य जो कारकों की संख्या है वह कितनी है? 6 है। ठीक है, विधिमान्य कारकों की संख्या 6 है, याद रखना, आ जाए पेपर में। तो संस्कृत व्याकरण में कितने वचन हैं? संस्कृत व्याकरण की अपेक्षा यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो आपको बता दें कि संस्कृत व्याकरण में वचन होते हैं, हाँ हिंदी में तो आपने पढ़े होंगे 2, एक वचन और बहुवचन, लेकिन यहाँ संस्कृत में अलग है। संस्कृत व्याकरण में 3 वचन हैं। कितने हैं? 3 वचन, याद रखिएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन हैं। लिंग, वचन, कारक का एक हमने कॉमन वीडियो बनाया है, सरल भाषा में समझाया है, तो हमारी जो प्ले लिस्ट है किस नाम से? संस्कृत व्याकरण ट्रिक, तो उसमें आप देख लेना। शिवा नेत्रेभ्यः अपश्यत्, इस वाक्य में नेत्रेभ्यः किस वचन में प्रयुक्त है? शिवा नेत्रेभ्यः अपश्यत्, मतलब शिव जी के जो है नेत्रेभ्यः, नेत्रों के लिए, अपश्यत् मतलब देखा, शिव के नेत्रों को देखा, तो इसका नेत्रेभ्यः, नेत्र मतलब नेत्रेभ्यः बहुवचन। ठीक है, नेत्रेभ्यः में कौन सा वचन प्रयुक्त है? बहुवचन प्रयुक्त है। आगे है, प्रभवा कर्णाभ्याम शृणोति, इस वाक्य में कर्णाभ्याम पद किस वचन है? वचन से संबंधित प्रश्न है। जो प्रभा है वह कर्णाभ्याम शृणोति, कर्ण से सुनता है, कर्ण के द्वारा सुनता है, एक प्रकार से समझ लें। तो कर्णाभ्याम, कर्ण के रूप चलेंगे राम जैसे, तो द्विवचन में बनता है कर्णाभ्याम। कर्णेभ्या बन जाएगा, बहुवचन में क्या हो जाएगा? कर्णेभ्या। तृतीया विभक्ति में बनेगा वो। ते नेत्रेभ्या पश्यन्ति, वे नेत्र के द्वारा देखते हैं। सा कर्णाभ्याम शृणोति, वह कर्ण के द्वारा सुनता है। इस वाक्य में शृणोति पद किस वचन का बोधक है? जल्दी से बता दें, किस वचन का बोधक होना चाहिए, इसको देख लीजिए। हाँ, तो ते नेत्राभ्याम पश्यन्ति, वह नेत्र से देखता है, और कर्णा से, वह कर्ण से सुनता है। तो शृणोति में आपको बताना है कौन सा वचन है। तो यहाँ पर जो शृणोति में वचन है, बिल्कुल सही पहचानना है, शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोति एक वचन है, क्योंकि वह है ना, सा एक व्यक्ति है।
ठीक है। तो शृणोति में भी कौन सा वचन होगा? एक वचन। यदि कर्ता एक वचन का होता है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्ता द्विवचन का होगा तो क्रिया द्विवचन की होगी। कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया ही बहुवचन की होगी। तो शृणोति, श्रुणता, श्रुण्वन्ति, ऐसे इसके रूप चलते हैं। लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, एक वचन इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। दोस्तों ऐसे पिछले वीडियो आपने ना देखे हों तो चैनल यूट्यूब पे सर्च करना टॉप 50 स्टडी, और क्रम से हमारे वीडियो आप जरूर देख लेना। एक एक वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से तो चूक नहीं मत दोस्तों, तुरंत जुड़ जाओ। डेली क्लास, कई लोग बोलते सर नोटिफिकेशन नहीं आ पाता, तो उन्हीं को आएगा जिनने सब्सक्राइब किया हो, तब उन्हें जानकारी लगेगी आगे अगला वीडियो इसके बाद वाला जो पार्ट होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। इसके बाद बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन जिसने ऑन किया है। नहीं तो तीसरा हम काम क्या करते हैं कि क्लास के 2 मिनट पहले आपको क्या कर देते हैं, टेलीग्राम पर लिंक भेज देंगे, तो ठीक है। तो आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ जाइएगा। अभवन क्रियापद किस वचन में प्रयुक्त है? अभवन कई बार पूछा गया है, तो आपको बता दें कि अभवत, अभवताम, अभवन, ठीक है। अभवत, अभवताम, अभवन, तो अभवन बहुवचन में हो जाएगा। ये रूप चलते हैं ना, अभवत, अभवताम, अभवन, भूतकाल में, इस प्रकार से यहां पर हो जाएगा। अपठत क्रियापद किस वचन में प्रयुक्त होगा? अब देखो, भू धातु से हमने क्या बनाया था? अभवत। अब यहां पर पठ धातु से जो बनता है, ठीक है, हमने बताया था कि प्रमुख 5 लकारों के बारे में शुरू ही में इसमें क्वेश्चन आए थे, अपन को पढ़ना है। लट, लोट, लंग और विधिलिंग, और एक होता है लिट। तो लट लकार जो होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त। लोट होता है आज्ञार्थक के लिए प्रयोग, ठीक है। लंग होता है भूतकाल के लिए प्रयोग, जो कि अपठत, इस प्रकार के रूप चलते हैं। और विधिलिंग होता है चाहिए अर्थ में, और लिट लकार प्रयोग होता है भविष्य काल के अर्थ में। 5 को आपने समझ लिया तो आपका काम बन जाएगा। तो अपठत जो क्रियापद बनेगा वह किस में बन जाएगा? तो भाई एक वचन में बनेगा। पट धातु, लंग लकार, ठीक है, एक वचन में बन जाएगा। याद रखिएगा इनको, बाकी सब पढ़ा चुके हैं। बहुवचन में प्रयुक्त क्रियापद है, निम्न में से बहुवचन किसमें है? पठ धातु के दिए हैं तो पठ धातु के रूप चला लो। आपठत, आपठताम, आपठन, किसमें दिया है आपठन? देख लो भाई, हाँ, बहुवचन में प्रयुक्त क्रियापद पूछ रहे। आपठत, आपठताम, आपठन, तो आपठन किसी में नहीं दिया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे याद होगा तो, नहीं तो कोई ना कोई, कई लोगों को याद नहीं होता तो इन 3 में से कोई ना कोई तुक्का लगा देते। लेकिन आपको ये भी याद रखना कि नहीं दिया है तो प्रयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। कर्मवाच्य में यदि कर्ता द्विवचन में है तो क्रियापद किस वचन में होगा? कर्मवाच्य का कर्ता यदि द्विवचन में है तो फिर क्रियापद किस वचन में होगा? वाच्य से संबंधित प्रश्न है। संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पिछले वीडियो में ही इसके बारे में हमने बतलाया था। ऐसे ही जो 30 प्रश्न थे उसी संबंधित आए थे, क्योंकि तो आपको बता दें कर्मवाच्य में यदि कर्ता द्विवचन में तो क्रिया फिर बहुवचन में आएगी, याद रखना। कर्तृवाच्य एक वचन, कर्तृवाचन एक वचन कर्ता के साथ प्रयुक्त क्रियापद होगा। कर्तृवाच्य होना चाहिए, कई बार टाइपिस्ट से दिक्कत हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है लिखते लिखते। तो कर्तृवाच्य एक वचन कर्ता के साथ प्रयुक्त, मतलब कर्तृवाच्य का एक वचन का जो कर्ता है उसके साथ प्रयुक्त क्रिया कौन से वचन की होगी? तो वह आपको बता दें कि वह क्रिया हो जाएगी, क्रिया भी एक वचन की होगी, ठीक है। कर्ता है एक वचन की तो क्रिया भी एक वचन की होगी कर्ता के साथ। आगे देख लेते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्मवाच्य क्रियापद पठ एथे का कर्म है। कर्मवाच्य क्रियापद जो पठ एथे है इसका कर्म क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कि रामायणम नहीं होगा, गीता, हाँ, ग्रंथु यहाँ पर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला देखते हैं, संस्कृत व्याकरण में कितने लिंग स्वीकृत किए गए हैं? ठीक है, लिंग कितने स्वीकृत किए गए हैं? जैसे आपको बताया था कि वचन 3 हैं, ठीक है। हिंदी में तो 2 ही होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। ऐसे लिंग संस्कृत में कितने हैं? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। कमेंट में फटाक से आपको कमेंट जरूर करना है। तो आपको बता दें 3 लिंग हैं। कौन कौन से हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। 3 लिंग हैं किसमें? संस्कृत में। इस बात को याद रखिएगा, नहीं तो हिंदी समझ करके लगाया हो गलती से। और देखें, मोहन
सोहनौ में मित्रे स्था, मतलब मोहन और सोहन ये मेरे मित्र हैं। इस वाक्य में नपुंसकलिंग में प्रयुक्त पद है। कौन सा शब्द इसमें नपुंसकलिंग है? इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे लिंग वचन कारक से संबंधित। तो जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कि किस इस पद में यहाँ पर क्या किया गया है, नपुंसकलिंग का प्रयोग किया गया है। हाँ, आपको कमेंट करना है दोस्तों। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आपके लिए संस्कृत जो सब्जेक्ट है इसकी पूरी तैयारी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर कराई जाती रही है और आगे भी कराई जाती रहेगी। हाँ, इसमें हो जाएगा मित्रे, जो मित्र है वह नपुंसकलिंग में है। ठीक है, मित्र। अब कोई बोले सर मित्र तो यहाँ पुल्लिंग होना चाहिए। देखो, संस्कृत में उससे नहीं देखा जाएगा कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है, शब्द से देखा जाता है। जैसे एक बार हमने बताया था, बहुत कमेंट आएगी, देवता जो शब्द है ये किस लिंग का है? अच्छा चलो आप ही कमेंट कर दो, देवता शब्द किस लिंग का है? अब सब लोग बोलेंगे इसको पुल्लिंग, बिल्कुल सब यही बोलेंगे, क्योंकि देवता मतलब तो भाई देव लोग होते हैं। लेकिन यदि देवता शब्द इसमें पूछा जाए ना, तो आपको बता दें कि देवता स्त्रीलिंग आता है। शब्द की बात कर रहा हूं मैं, देवता लोग तो पुल्लिंग है, लेकिन देवता जो शब्द है, जैसे हमने कहा कि कलत्र, कलत्र का अर्थ क्या है? स्त्री, लेकिन कलत्र शब्द कैसा है? नपुंसकलिंग है। याद रखिएगा, कलत्र शब्द कैसा है? नपुंसकलिंग, लेकिन अर्थ उसका क्या हो रहा है? स्त्री होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमें शब्द देखना है, अर्थ को नहीं देखना है कि वह शब्द किस लिंग में है। तो मित्र शब्द आपको बता दें, इसका उत्तर बिल्कुल आप भी कमेंट में आप पहचानने लगे हैं, तो यह नपुंसकलिंग का शब्द है। किस लिंग का है मित्र शब्द? संस्कृत में नपुंसकलिंग का। मैंने संस्कृत में क्यों बोला? क्योंकि आज एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं कि हिंदी भाषा में यदि मित्र शब्द पूछता और आप नपुंसकलिंग लगा के आते तो वैसे ही गलत हो जाता, क्योंकि हिंदी में नपुंसकलिंग होता ही नहीं। हिंदी में केवल दो लिंग होते हैं। अब मित्र शब्द पूछ ले और दो ऑप्शन दिए हों हिंदी में कि मित्र शब्द किस लिंग का है, तो आप कौन सा लगाएंगे बताओ? हिंदी में तो आप पुल्लिंग लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा, स्त्रीलिंग लगाएंगे तो भी गलत, क्योंकि ये दोनों लिंग में होता है। दोनों उत्तर दिया होगा नीचे तीसरे नंबर पर, तब आपको वो लगाना है। मित्र शब्द आपको बता दें कि हिंदी भाषा में पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होता है, नपुंसकलिंग तो होता ही नहीं हिंदी भाषा में। तो इस प्रकार से क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा पुरुषों को मित्र तो मित्र कहते, लेकिन महिला मित्र, कई बार ये शब्द आपने टीवीओं में एंकरों के माध्यम से सुना होगा कि इनकी महिला मित्र। तो इस प्रकार से तो ये दोनों में होता है, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में नपुंसकलिंग में। याद रखना, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला है देवता शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? लो अभी आया था, मैंने बताया था। मैंने जो डेली क्विज कराता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी पर, उसमें मैंने कल ही शाम को ये प्रश्न पूछा था रात वाली क्विज में, और हमारे टेलीग्राम टॉप 50 स्टडी पर मैं उसके सही आंसर ही बता देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो उसके, और भी ऐसे क्विज कराता रहता हूँ। तो दोस्तों उस टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ गए होंगे। तो अब बताएं कि देवता शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है। कल इसका 87% लोगों ने गलत आंसर दिया, केवल 9% लोगों ने ही सही आंसर दिया है। तो जो हमारी क्लास को रेगुलर पढ़ते हैं उन्हें हम पहले भी बता चुके थे कि संस्कृत में देवता शब्द है वह स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, हिंदी की अपेक्षा पूछेंगे तो फिर दोनों का पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अपन ने संस्कृत की अपेक्षा पूछा था। तो इस प्रकार से हम देख रहे थे कि लोग कमेंट में अलग से लिख, कई मित्रों ने कमेंट में बिल्कुल सही लिखा कि संस्कृत में स्त्रीलिंग है और हिंदी में इसको पुल्लिंग के रूप में गिना जाता है। ठीक है, तो संस्कृत में स्त्रीलिंग है देवता शब्द, हिंदी में पूछ लें तो पुल्लिंग है। कई बार ऐसी कुछ चीज़ें हैं ऐसे शब्द, तो याद रखना, उनको मैं बताता जाऊँगा, चिंता नहीं करें। आप जुड़े रहें, रेगुलर हमारे प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। सब्सक्राइब करके केवल जुड़ना है, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना है और बस टेलीग्राम से जुड़ जाना, दो काम कर लीजिए। संस्कृत सर्वनाम पद नह किस वचन में प्रयुक्त होता है? नह कई बार पूछा जाता है नह, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि नह जो होता है बहुवचन में प्रयुक्त होता है। नह मतलब होता है हम सब, याद रखना। ठीक है, तो बहुवचन में प्रयुक्त होता है संस्कृत सर्वनाम पद में नह। आगे देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न, लिंग मात्र को बतलाने के लिए किस विभक्ति का प्रयुक्त होता है?
लिंग मात्र को बतलाने के लिए इनमें से कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? विभक्ति संबंधित प्रश्न है। तो मैंने आपको सूत्र बताया था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, मतलब प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग में, परिमाण में, वचन मात्र में, ठीक है, लिंग मात्र, वचन मात्र, इन सब में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो लिंग को बतलाने के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयुक्त होता है? लिंग मात्र को प्रथमा विभक्ति, याद रखना। और देखें, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में प्रयुक्त होने वाला पद है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो दोनों लिंगों में प्रयुक्त होता है वो पद कौन सा है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही पे। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों, कमेंट करते जाइए। तो आपको बता दें, पुल्लिंग स्त्री दोनों लिंगों में प्रयुक्त होने वाला पद है में। असमद युष्मद की आप रूप याद कर लीजिएगा, असमद युष्मद। बाकी ट्रिक से तो हमने बहुत सारे शब्द रूप पढ़ा, इनके आप जरूर याद कर लेना। इसके भी शायद पढ़ाए हैं शब्द रूप वाले, उसमें देखना आप, ट्रिक मिल जाएगा। तो असमद युष्मद के रूप पढ़ेंगे तो उसमें आता है में। अगला है, प्रश्न यदि पसंद आ रहे हो, बात समझ में आ रही हो तो तुरंत एक बार लाइक कर देना दोस्तों। कमेंट में बताना कि कैसे आपको लग रहा है, ऐसी व्याख्या चाहिए कि सीधे सीधे प्रश्नोत्तर चाहिए हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकें। तो तौ गच्छता और ते गच्छता, इन दोनों वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? ठीक है, तो तौ गच्छता का मतलब हुआ वे दोनों जाते हैं, और ते गच्छता, ते मतलब तो होता है वे सब, लेकिन गच्छता नहीं लगता, गच्छता लगता है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। ठीक है, तो ते गच्छन्ति बहुवचन होना चाहिए। तो यहाँ पर तो गच्छता लगा इसलिए गलत है। एक जो इसका है तौ गच्छता, ये इसका ठीक हो जाएगा उत्तर। ठीक है ना। आगे, सर्वनाम पद ते किस लिंग में प्रयुक्त होता है? सर्वनाम पद जो ते है वह किस लिंग में प्रयुक्त होता है? तो आपको बता दें कि सा, ते, ता, हाँ बिल्कुल, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होता है। सर्वनाम पद ते है ना, ते मतलब वे सब। ठीक है, सा तऊ ते यदि पुल्लिंग में होगा तो इसके रूप कैसे चलते हैं? सा तऊ ते, और स्त्रीलिंग में होगा तो सा ते ता। तो स्त्रीलिंग के बहुवचन में होता है, सॉरी द्विवचन में होता है, और पुल्लिंग के जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से दोनों लिंगों में होता है सर्वनाम का ते। और देखें, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने वाला प्रत्यय है। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने वाला प्रत्यय, जल्दी से बता दें, फटाक से कमेंट कर दें। उपसर्ग प्रत्यय संबंधित प्रश्न है। तो आपको बताया सत्री, सानस तो भाई पुल्लिंग के प्रत्यय हैं, तातावतु भी उसी के हैं, कृत तद्धित भी उसी के। हाँ, गाप, डाप और टाप होना चाहिए, टप हो गया। टाप प्रत्यय जो है वह स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बदलने के लिए गाप, गीप भी बोलते हैं इसको, गीप और टाप प्रत्यय हैं। अगला देखें, संस्कृत व्याकरण में कितने पुरुषों का विधान है? मतलब संस्कृत व्याकरण में कितने पुरुष हैं आपको बताना है। सरल क्वेश्चन है बिल्कुल। संस्कृत व्याकरण में लिंग पूछ ले 3 हैं, वचन पूछ ले 3 हैं। ठीक है, और इसके बाद पूछ ले लिंग वचन कारक नहीं, कारक तो ज़्यादा है, 3 वाला हम केवल बता रहे हैं। ठीक है, पुरुष पूछ ले 3 हैं। ठीक है, और क्या क्या 3 है, 2-4 बातें आप भी लिख देना कि भैया संस्कृत में ये 3 है, वचन 3 है, लिंग 3 है। एक और शब्द मेरे दिमाग में आ रहा था अभी हाल बिल्कुल और चला गया। पुरुष वाच्य भी 3 है। वाच्य भी कितने हैं? 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो ऐसे तो और भी चीज़ें हैं जो 3। अब आप कुछ लिखना तो देखें और लोग पढ़ना कि क्या क्या लोग बता रहे हैं, 3 क्या क्या हैं भेद। तो पुरुषों का जो विधान है वह 3 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब। इस प्रकार से आता है 3 है। आगे देखें, अब देखो, गच्छता पद किस पुरुष का बोध है? मैंने शब्द रूप धातु रूप बड़े अच्छे ट्रिक से पढ़ाए हैं, याद भी कराए थे। अब आपको बनना चाहिए। तो आपको बता दें कि इसके रूप चला लीजिए आप। कौन सा पुरुष है? गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। ठीक है, तो यहां पर गच्छता, तो अब आप आसानी से लगा ले, हमने रूप बता दिए, लट लकार का है। ठीक है, लट लकार का है, तो इसमें कौन सा? प्रथम पुरुष है, गच्छति, गच्छता।
द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन। जय हिंद दोस्तों लेकर के आ गए हैं वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न जो कि संस्कृत व्याकरण से संबंधित होंगे। बिल्कुल पेपर में जैसे प्रश्न आते हैं वैसे ही हैं। तो टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम ये ला रहे हैं और लोग कह रहे थे सर इसकी पीडीएफ चाहिए, आपके 500 प्रश्न लगातार आ रहे हैं, अभी 181 नंबर पर हम आए हैं, क्रम से पूरी व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो इसकी पीडीएफ के लिए हमारा जो ऐप है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, टॉप 50 स्टडी, गूगल प्ले स्टोर से आपको जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको ऐप डाउनलोड लिंक मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी, तो वहां से आप पीडीएफ से पढ़ाई कर सकते हैं। देखें पहला प्रश्न है इसमें आज का, मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तो पठ धातु मध्यम पुरुष बहुवचन, ठीक है, ये आंसर आपको दिख ही गया होगा, जल्दी से थोड़ा ऐसी हो गई पीडीएफ। तो आपको बता दें कि क्या हो जाएगा, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, ठीक है, पठत, सी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अब स्पीड से बढ़ेंगे और जल्दी जल्दी आपको बताना है। आज के वीडियो में लकार से संबंधित होंगे, धातु से संबंधित होंगे और संधि से संबंधित भी आज के ही इसमें प्रश्न होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा क्रम से देखें। उत्तम पुरुष एक वचन का बोधक है, जल्दी बता दी, उत्तम पुरुष एक वचन किसमें है, तो उत्तम पुरुष भवामी एक वचन आ जाएगा, भू धातु से भवामी, इस प्रकार से उत्तम पुरुष आ जाएगा। दोस्तों इसकी आपको पीडीएफ चाहिए हो और इसके वीडियो क्रम से देखना हो तो हमारे ऐप टॉप 50 स्टडी पर उपलब्ध हैं। यदि आपको संस्कृत विषय में कठिनाई होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, नंबर कट जाते हैं, तो मेरा निवेदन होगा एक कोर्स आप जरूर ले लेंगे यदि आपने संस्कृत भाषा चुनी है, और आपके जितने भी नंबर की संस्कृत पूछी जाएगी आपको पक्के नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि ट्रिक के साथ बहुत ही सरल भाषा में संस्कृत के सभी चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, बीच बीच में आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे, आपको वीडियो भी अच्छे अच्छे अभ्यास के दिए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स आपको संस्कृत के मिलेंगे, उससे आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे, साथ में हिंदी तो कवर होगी ही। तो अभी आप हमारे कोर्स को खरीदें। है तौ गच्छता में क्रियापद गच्छता किस पुरुष का रूप है। दोस्तों तो आप ऐसे ऐप तुरंत डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद, चूकना मत, क्योंकि जितना आप देरी करेंगे उतना ही विषय आपका छूटेगा। ऑनलाइन टेस्ट भी हम यहीं पर लेने वाले हैं, तो आप जरूर जुड़ जाएं और ऐसे संस्कृत की पीडीएफ भी वहीं से जाके पढ़ लें। तो तौ गच्छता क्रियापद में गच्छता किस पुरुष का है, तो आपको बता दें कि गच्छता जो है वह किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है, प्रथम पुरुष द्विवचन, ठीक है, सा गच्छति तौ गच्छता ते गच्छन्ति, ऐसा आएगा। तो प्रथम पुरुष है। सा स्वः सह गृहं गमिष्यति, इस वाक्य में कर्ता किस पुरुष में प्रयुक्त हुआ है, किस पुरुष में प्रयुक्त हुआ है कर्ता। तो कर्ता जो हुआ है यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, तो सह यहाँ पर वह कर्ता है, तो वह स्वः सह गृहं गच्छति, तो सह क्या हो गया यहाँ पर कर्ता हो गया, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष में प्रयुक्त हुआ है, सह तौ ते प्रथम पुरुष में होता है, ठीक है ना। त्वम अश्वात् पतसी, इस वाक्य में पतसी क्रियापद में किस पुरुष एवं वचन का रूप है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। त्वम अश्वात् पतसी, तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको कि पतसी, पतति पतता पतंती पतसी, ठीक है, मध्यम पुरुष में यहाँ पर बनता है पतसी, ठीक है, और त्वम के साथ त्वम में वैसे ही क्या होती है, मध्यम पुरुष होता है, सा तौ ते त्वम युवाम युवम, तो त्वम के साथ पतसी, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। विस्तार से पढ़ना हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम पूरे वीडियो आपको क्रम से तो लाते ही हैं, और ऐप में व्यवस्थित रूप से आपको पूरा अध्ययन वहाँ पर मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी लाते हैं और उस पर भी। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना है और उसके बाद तुरंत आपको टॉप 50 स्टडी ऐप का डाउनलोड कर लेना है, वहीं पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट वहाँ पर देने मिलेंगे, जिससे आपका अभ्यास होगा और वीडियो ही व्यवस्थित क्रम से मिलेंगे। मध्यम पुरुष कर्ता के साथ किस पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, तो मध्यम पुरुष कर्ता के साथ किस पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, तो वह हो जाए मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष का कर्ता होगा, तो ठीक है, मध्यम पुरुष की क्रिया होगी। आगे है संस्कृत व्याकरण में पुरुष का ज्ञान आवश्यक है या नहीं। संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे तो आपको पुरुष का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं, होना ही चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि उससे कह रहे हैं या हाँ तुमसे कह रहे हैं या अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, सह तौ ते तुम युवाम युवाम अहम आवाम वयम, इन सब का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है।
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष सब। संस्कृत व्याकरण में कुल कितने लकार हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरल भी है। तो आपको बता दें कि संस्कृत व्याकरण में याद रखिएगा टोटल 10 लकार हैं। कितने हैं टोटल? 10 लकार हैं। लौकिक संस्कृत में कौन सा लकार नहीं पाया जाता है? ठीक है, दो प्रकार की संस्कृत, एक वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। जैसे हम पाणिनि जी की जो व्याकरण वगैरह पढ़ रहे हैं वो, और जो वेदों में प्रयोग होती थी वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत में टोटल 10 लकार हैं, लेकिन एक ऐसा लकार है जो लौकिक संस्कृत में नहीं पाया जाता है, तो वो बता दें, वो लेट लकार है। ये लौकिक संस्कृत में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे संधि वगैरह के ही प्रश्न हैं। बिल्कुल क्रम से आप पूरा देखें वीडियो को, और ऐप को जरूर डाउनलोड करके आगे शेयर बस करना है। लौकिक संस्कृत में कितने प्रकार के लकार पाए जाते हैं? हम लौकिक संस्कृत में आपको बता दें कि एक नहीं पाया जाएगा, तो बाकी 10 में से कितने बचे हैं? तो फिर 9। तो लौकिक संस्कृत में कितने लकार पाए जाते हैं? 9। कौन सा लकार केवल वेदों में ही पाया जाता है? एक ऐसा लकार है जो केवल वेदों में पाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो वेदों में जो लकार पाया जाता है, तो वह कौन सा है? वह है लेट लकार। ये लौकिक संस्कृत में नहीं पाया जाता, वेदों में पाया जाता है केवल। ठीक है, वैदिक संस्कृत में पाया जाता है लेट लकार। एक बहुत सरल लेकिन कई बार पूछा गया प्रश्न, वर्तमान काल की विवक्षा में किस लकार का प्रयोग होता है? तो आपको बता दें कि वर्तमान काल की जो विवक्षा है उसमें जो प्रयोग होता है लकार, वह कौन सा? हाँ, आप कमेंट करते जाएं बिल्कुल फटाक से। कितने आप उत्तर दे पाते हैं, आपकी तैयारी कितनी है? जो हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं, जो सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल के, और उन पर बहुत मजबूत उनकी तैयारी हो गई है। हम इतने सारे प्रश्न लगातार लाते हैं। तो जो ना जुड़ पाए हों तो सब्सक्राइब करके जुड़ना है, और ऐप पर जा करके भी जुड़ना है। तो वर्तमान काल की विवक्षा में लट लकार वर्तमान काली। ठीक है, लट लकार वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है। लेटर भी पूछा जाता है भविष्य काल में, लोट आज्ञार्थक में होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग यहां पर होते हैं। भूतकालिक अर्थ की विवक्षा में किस लकार का प्रयोग होता है? वर्तमान काल में लट का हो गया, तो भूतकाल की विवक्षा में किस लकार का प्रयोग होगा? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। हाँ, कमेंट कर दें फटाक से। तो आपको बता दें लंग लकार जो होता है वह किसमें? भूतकाल की विवक्षा में प्रयुक्त तो होता है। कोई भी आपका प्रश्न हो या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर मेरे ये प्रश्न है, या मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लग रहे हैं प्रश्न, ये भी जरूर बताएं। कौन सा लकार भविष्यत काल में प्रयुक्त होता है? तो अभी बता चुके थे, लेट लकार भविष्यत काल में प्रयुक्त होता है। लोट लकार का किस अर्थ का बोध कराता है? लोट, तो आपको बता दें कि जो लोट लकार है वह कराता है, किसका अर्थ बोध कराता है? आज्ञा का। आज्ञार्थक जो होगा ना वह क्या होगा? लोट लकार। ठीक है, लट लकार वर्तमान काल, लेट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूत का बोध कराता है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। विद्यार्थक लकार है। विद्यार्थक लकार आपको बता दें कि लिंग लकार को कहा जाता है विद्यार्थक लकार। देखें महत्वपूर्ण प्रश्न, सा विद्यालयम अगच्छत, इस वाक्य में क्रियापद किस लकार में है? क्रियापद कौन सा है? ए है आगच्छत, मतलब आना। ठीक है, आया, वह विद्यालय को आया। तो इसमें जो आगच्छत है आया था होना चाहिए, भूतकाल में हो गया। ठीक है, तो एक क्रियापद किस लकार में है? तो भूतकाल में अभी आपको बताया था। ठीक है, अब आया था, तो भूतकाल में एक लंग होता है, एक लृंग होता है। ठीक है, लंग और लृंग ये दोनों भूत में चलते हैं, तो यहां पर लृंग लकार हो गया। ठीक है, त्वम सर्वम जानासि, इस वाक्य में क्रियापद किस पुरुष में प्रयुक्त हुआ है? तुम सब जानते हो, इस वाक्य में क्रियापद है जानासि, किस पुरुष में प्रयुक्त हुआ है? तो तुम के साथ आपको बता दें मध्यम पुरुष लगता है, अहम के साथ उत्तम पुरुष लगता है, सह के साथ प्रथम पुरुष लगता है। तो सह प्रथम पुरुष, त्वम मध्यम पुरुष, अहम उत्तम पुरुष, याद रखना। पराह सन्निकर्षा संहिता सूत्र में निहित है। पराह सन्निकर्षा संहिता, इस सूत्र में आपको बता दें बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं संधि प्रकरण के बारे में। संधि के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो बहुत उपयोगी हैं, और इसकी जोरदार ट्रिक मैंने बताई है, जिसको 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग बहुत कम समय में पढ़ चुके हैं उस वीडियो को। तो आपको क्या करना है, हमारी प्लेलिस्ट है
संस्कृत व्याकरण ट्रिक उस पर मिल जाएगा। हमारे ऐप पर भी ये वीडियो सबसे पहले आपको दिख जाएगा, तो आप ये वीडियो जरूर देख लेना संस्कृत व्याकरण ट्रिक का। तो ये परासन्निकर्षा संहिता संधि का सूत्र है, ठीक है, इसमें संधि निहित है। संधि के मुख्य भेद कितने हैं जल्दी से बता दें। संधि के मुख्य भेद, कंफ्यूज नहीं होना, संधि के मुख्य भेद टोटल 3 ही हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। 3 भेद होते हैं संधि के। अच संधि का पर्याय है। अच संधि किसको कहते हैं, तो आपको बता दें कि अच वर्ण जिनमें आते हों, ठीक है, माहेश्वर सूत्र में जो अच प्रत्याहार हैं, तो अच वर्ण जिसमें आते हो तो वो आते हैं स्वर संधि में, तो स्वर संधि को कहते हैं अच संधि। व्यंजन संधि को कहते हैं हल संधि, इसमें हल वर्ण आते हैं, याद रखिएगा। अच संधि स्वर संधि को कहते हैं, हल संधि व्यंजन को कहते हैं, विसर्ग को विसर्ग ही कहते हैं, ठीक है। तो इनको याद रख लेना, कुछ भी प्रश्न आ जाए बन जाना चाहिए। व्यंजन संधि का नामांतर बता चुके हैं, व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, तो है हल संधि। दोस्तों प्रश्न पसंद आ रहे हो तुरंत लाइक कर दो, एक बार तुरंत वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, इतना आपको करना है। सुधि प्लस उपास्य तो बनता है शुद्ध्युपास्या में कौन सी संधि है, ठीक है। तो हमने जो इसकी ट्रिक आपको पढ़ाई थी तो उसमें आपके लिए बताया गया था कि या वा रा ला में कोई आधा शब्द लगा हो तो यण संधि होती है। तो यहाँ पर देख लें, या में आधा शब्द लगा है, सुधि प्लस उपास्य, तो ई और ऊ मिलकर के क्या हो गए हैं, ई के बाद ऊ आ गया है, कोई भिन्न स्वर आ गया है तो ई का या हो गया है। तो यण संधि में क्या हो गया है, यहाँ पर ई के बाद भिन्न स्वर ऊ आने से ई का या हो गया है, सो शुद्ध्युपास्य यहाँ पर बन गया है। यण संधि विधायक सूत्र है, प्रत्येक संधि का एक विधायक सूत्र होता है। तो यण संधि करने वाला यण संधि का विधायक सूत्र आपको बतलाना है। तो आपको बता दें कि यण संधि का जो विधायक सूत्र है वह है ईको यणची। कौन सा है, ईको यणची, मतलब ई का या हो जाता है। ईको यणची मतलब ई का या हो जाता है, इस बात को याद रखना। तो ईको यणची ये विधायक सूत्र है। नई धन अकह बराबर नायकः में संधि है, ठीक है। नई का आई का हो गया आय, एचो यावा यावा सूत्र से, ठीक है। तो नायकः बन गया। मैंने बताया था कि अधिकतर जिसके उदाहरण 3 अक्षर में हों और उस पर कोई ए आई ओ औ इत्यादि की मात्रा ना हो तो आप समझिए ना कि वहाँ पर कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि, ठीक है ना। ये वीडियो पढ़ने के लिए आप ऐप पे जाएंगे और वीडियो देखेंगे ना क्रम से, 1-2 यहाँ करेंगे तो संधि का वीडियो दिख जाएगा, संधि ट्रिक, तो समझ जाना यही वो वीडियो है जो हमें देखना है संधि के लिए। अयादि संधि विधायक सूत्र है। अयादि संधि विधायक सूत्र कौन सा है इनमें से, जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें कि अयादि संधि जो विधायक सूत्र माना जाता है वह माना जाता है, अभी बताया था, एचो यावा यावाहा, ठीक है, एचो यावा यावाहा अयादि संधि विधायक सूत्र है। एक कई बार पूछा जाता है उदाहरण, गंगा प्लस उद्गम से मिलकर के बना है गंगोदकम, ठीक है। गंगा प्लस उद्गम से मिलकर के क्या बना है, गंगोदकम। तो इसमें कौन सी संधि है, तो मैंने बताया था कि ऊपर एक मात्रा है, चाहे वह ए की हो चाहे वह ओ की मात्रा हो। तो यहाँ पर आपको एक मात्रा ऐसी दिख जाए ऊपर, तो आपको क्या लगाना है, तो वहाँ पर लगानी है, क्या लगानी है दोस्तों, हाँ। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगोदकम बन जाएगा। आ के बाद ऊ आ रहा है तो नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है, ऊ को ओ हो जाएगा, तो गुण स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी। इस प्रकार से आप याद रखना, बाकी आप पढ़ेंगे। चैनल पर भी वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। गुण संधि विधायक सूत्र है, ठीक है। गुण संधि का विधायक सूत्र कौन सा है जिससे गुण संधि होती है, तो आपको बता दें कि वह सूत्र है आद गुणः, याद रखना, आद गुणः, ये क्या है, गुण संधि का विधायक सूत्र है, बिल्कुल याद रख लीजिए। और गुण संधि की पहचान क्या बता दी, एक मात्रा, चाहे वह ए की हो चाहे वह ओ की हो, ठीक है। आगे देखें, कृष्णाधन एकत्वम से मिलकर के बना है कृष्णैकत्वम। यदि मान लो पूछ ले कृष्णैकत्वम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप विच्छेद कर देना कृष्णाधन एकत्वम, कृष्णैकत्वम। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी संधि है इसमें, तो मैंने ये बताया था एक मात्रा मतलब गुण संधि, तो 2 मात्रा मतलब वृद्धि संधि। यहाँ कृष्णैकत्वम में 2 मात्राएं हैं भाई, औ की हों चाहे आई की हों, ठीक है। तो औ की यहाँ पर 2 मात्राएं हैं, तो ट्रिक से लगा लेना, कौन सी संधि, वृद्धि संधि। 2 मात्रा मतलब वृद्धि, 1 मात्रा मतलब गुण।
अब नियम के अनुसार क्या कहता है नियम, कि बड़े आ के बाद ए आ जाए तो ए का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। ठीक है, तो ये नियम के अनुसार हो गया कि आ के बाद ए आ रहा है तो आई हो जाएगा, तो यहाँ पर ए को आई हो गया, मतलब वृद्धि हो गई। वृद्धि मतलब बढ़ गई, एक मात्रा थी दो हो गई। इस प्रकार से नियम के अनुसार हो गया। संधि समास बड़े ट्रिक के साथ आपको पढ़ाए हैं, आप जरूर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, वो आगे निरंतर पढ़ा रहे हैं तो उसकी जानकारी कई लोगों को सर बोलते, कई लोग बोलते सर हमने सब्सक्राइब किया फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आता चैनल, क्या बात है। तो आपने या तो बेल आइकन नहीं दबाया होगा या ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं होंगे, तो उसको ऑन कर लेना। वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। वृद्धि संधि विधायक सूत्र आपको बताना है, तो आपको बता दें कि वृद्धि संधि विधायक सूत्र हो जाएगा, जिसमें लिखाई है, इसमें लगाई है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची दीर्घ संधि विधायक सूत्र है, आकाश सवर्णे दीर्घ, यदि मान लो आ जाए तो ठीक है। पररूप संधि का है एंगी पररूपम, ये पररूप संधि विधायक सूत्र है। पूर्व रूप पररूप संधि भी मैंने पढ़ाई है, ठीक है, वो भी पूछी जाती हैं। और वृद्धि रेची क्या है, वृद्धि विधायक सूत्र है ऐसे। उपधन ओसति से मिलकर के बनेगा उपोसति में संधि है। उपधन ओसति से मिलकर के बना है उपोसति। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आ के बाद ओ आ रहा है, तो मैंने बताया था कि ओ को मतलब उसमें मात्रा जोड़ देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, पर रूप हो जाएगा। ठीक है, ये जो ओ और ए मिलकर के पर रूप हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, पर रूप संधि यहाँ पर हो जाएगी। जिसमें हमने बताया था कि इस प्रकार से आ जाता है वो पूर्व रूप, जैसे कॉपी, तो पूर्व रूप हो गई। और यहाँ पर प्राजन एजते प्रेजते बताया था, जैसे उपधन उसति उपोसति पर रूप संधि है, तो ये पूर्व रूप पर रूप आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। पर रूप संधि का विधायक सूत्र है, अभी हमने बताया था। कितनी आपकी मेमोरी है जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अभी हाल बताया था, ठीक है ना। पर रूप संधि विधायक सूत्र, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, अच्छी मेमोरी आप लोगों की है। तो पर रूप संधि विधायक सूत्र हो जाएगा एंगी पर रूपम, ठीक है ना दोस्तों। अब इसकी आपको पीडीएफ चाहिए है, तुरंत ऐप को डाउनलोड कर लें। कई लोग बोलते हैं सर कोई प्रश्न पूछना है आपसे, कोई बात करनी है, तो इसका जो मेरा नंबर है वो मैंने अपने टॉप 50 स्टडी आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा और ऐप में भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आपको कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो ऐप डाउनलोड करने में, तो लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दी है, मैं वीडियो द्वारा उसमें कनेक्ट कर दे रहा हूँ कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। संस्कृत के पूरे महत्वपूर्ण आपको वीडियो हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे पीडीएफ नोट्स हो, सब वहाँ पर आपको उपलब्ध हैं। तो आप जाकर के जरूर देखिए, और निरंतर हम उपलब्ध करा रहे हैं, भी कुछ डालें डेली ऐसे डालते जाते हैं, तो आप पढ़ते जाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों आगे शेयर जरूर करना, कम से कम अपने 3 ग्रुपों में 3 मित्रों तक, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर, इससे और लोग जुड़ें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने अच्छे उत्साह के साथ हम ऐसे वीडियो लाएंगे। जुड़े रहिए, जय हिंद। आगे के प्रश्नों पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि फ्री पीडीएफ नोट्स और टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, तो उसके हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे आपको हमारे ऐप टॉप 50 स्टडी को लॉन्च करना है। 1 मिनट में आप सुन लें, बहुत उपयोगी है। तो देखिए, मान लो आप हमारा वीडियो इस तरीके से देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है ना दोस्तों। आप जैसे ही यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके लिए खुल करके आएगा टॉप 50 स्टडी ऐप डाउनलोड लिंक। तो आपको क्या करना है, इस लिंक पर, जो यहाँ पर ये लिंक दी है ना, इस पर एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर खुलेगा। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है इंस्टॉल, थोड़ा सा आप यहाँ पर इसको नीचे करेंगे ना, ओपन इन प्ले स्टोर, इस प्रकार से ओपन इन प्ले स्टोर पर करेंगे तो आपके लिए प्ले स्टोर पर ही खुल करके आ जाएगा। जैसे ही खुल करके आता है तो आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर लोडिंग लेगा। आपके जैसे नेट की स्पीड होगी तो जल्दी हो जाता है, कम एमबी का, ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होने वाली नहीं है, आप देख लें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर सब कुछ आपके सिलेबस के अनुसार पूरा कुछ मिलने वाला है। इसके बाद आपको ओपन करना है ऐप को, और जैसे ही आप यहाँ पर ओपन पर जाएंगे तो सबसे पहले मोबाइल नंबर पूछेगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना। एक मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू करना, कंटिन्यू के बाद एंटर ओटीपी आएगा, तो आपके पास मैसेज में एक आपको ओटीपी मिलेगा। तो मैसेज में देखिए यहाँ पर जैसे आ गया है 6504 लिखा है, आप अपने मैसेज में चेक भी कर सकते हैं। और फिर ऐसे ही ओटीपी आएगा और आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे, खोल लेंगे।
अब जैसे ही आपने इसको यहाँ पर खोला तो अब देखिए आपको हर सब्जेक्ट के, जैसे आप पर्यावरण के देख रहे हैं तो वीडियो मिलेंगे फ्री। और मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ नोट्स फ्री आपको मिलने वाले। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये देख लें 3 लाइनें कैसे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। तो यहाँ पर जाएंगे फ्री PDF नोट्स पर जाएंगे। फ्री PDF नोट्स के पर जाकर के आपको उस पर एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, अलाउ करना है कि जिससे आपकी PDF खुल जाए। और इसके बाद आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बाल विकास की PDF चाहिए। मान लो हमने बाल विकास खोली तो देखें 250 प्रश्न की आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगी बाल विकास की। ठीक है ना, ये पूरे आप इसको अपनी तैयारी कर सकते हैं। और देखें पर्यावरण की आपको दिखा दे रहे कैसी PDF मिलेगी। यहाँ पर गए, ये पर्यावरण की PDF है, व्यवस्थित रूप से आपको ये पूरी ये बिल्कुल फ्री खुल रही है। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे तो ये PDF अभी हम और इसमें अपलोड करते जा रहे हैं। ऐसे 50 प्रश्न की PDF है, तो ऐसे आपको PDF मिलेंगी, पर्यावरण की मिल जाएंगी, बाल विकास की मिल जाएंगी, हिंदी व्याकरण की मिल जाएंगी, और साथ ही साथ आपको इस संस्कृत की भी PDF इसमें मिलेंगी, जो लोग संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, सब प्रश्नों की आपको क्रम से यहाँ पर PDF मिलने वाली जो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होंगी। तो आप ये करें। इसके बाद आपको वीडियो पढ़ना है मान लो फ्री में, तो इसी पर जाकर के स्टडी मटेरियल वीडियो पर जाएंगे। पर्यावरण के वीडियो चाहिए है, आप यदि प्राइमरी टीचर की भर्ती कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आपको वीडियो मिलेंगे 150 प्रश्न के क्रम से। अभी मैंने कुछ अपलोड किए हैं, स्टार्टिंग है, आगे ऐसे आपको वीडियो अपलोड करेंगे। संस्कृत व्याकरण के वीडियो मिलेंगे, सामान्य ज्ञान के मिलेंगे, हिंदी व्याकरण के मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट की आपको पर्यावरण के वीडियो भी यहाँ पर मिलेंगे। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर जा कर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऐप को जरूर डाउनलोड करिए दोस्तों। मैंने आपको बता दिया है कि प्ले स्टोर से किस प्रकार से आपको ऐप डाउनलोड करना है। अब आगे पढ़ते हैं।